रंजीत सिंह का एक पूरा दौर है, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इंडिया में भी रंजीत सिंह को पसंद नहीं किया जाता। जहाँ पे सिखों की अक्सरियत थी वहाँ पे ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये किया कि ये मुसलमानों के साथ बिल गया है, इसने मुसलमान औरतों से शादी की है, ये तो मुसलमानों का एजेंट बन गया है। अब रंजीत सिंह ने बादशाह होते हुए कोड़े खाए। 1803 में जब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो कौन सी मुगल बादशाहत रह गई। हम एक ऐसे अहद में पैदा हुए हैं कि जिसमें पंजाब बैशिंग जो है वो फैशन है। आम आदमी की बात जो है ना, हमने 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करनी शुरू की है। देखिए, ये सिल्क रूट की ही शाखें हैं। हमने तो जोग्राफिया पढ़ाना बंद कर दिया। तारीख में से जोग्राफिया निकाल दें तो क्या रह जाएगा। उनकी आने का मकसद कोई मसाले और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे यहाँ पे नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा करते रहते हैं ना। जो चीज़ 200 रुपए की निकलती है यहाँ पे फ्रांस में पहुँच के 2000 रुपए की बिकती है। हमारा फ्रंटियर है वो बुखारे तक था। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान मुल्क बना दिया, आपका वो फ्रंटियर ख़त्म हो गया। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है आज कि हम बहुत सारी पुरानी बातों का इसलिए जिक्र नहीं करना चाहते कि हमारे नेशनलिज्म को बारा नहीं खाता हुआ। कश्मीर की रियासत अंग्रेज़ों ने बनाई है। कश्मीर जो था उससे पहले एक डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का। कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों को इंसान के तौर पे जिंदा रहने का हक नहीं। उधर वाले भी और इधर वाले भी वो रहे हैं आराम से। कंधार के साथ जो उसका पुराना शहर है वो वहाँ पे हड़प्पा के आसार है। हिलमंद के डेल्टा में हड़प्पा के आसार है। ये आपको समझना पड़ेगा कि असल मसला ट्रेड रूट्स का। उन ट्रेड रूट्स पे जब ज़ोरास्ट्रियन आए तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म पूरी दुनिया में फैल गई। वो लॉरी बंदर जो है वो आपके 5 दरियाओं से मिली हुई थी। अंग्रेज़ों ने आते साथ उसको बंद कराया और कराची में एक ऐसी बंदरगाह बनाई जो गहरे समुंदर में नहीं थी। पंजाब के अंदर रंजीत सिंह के ज़माने में जितना रेवेन्यू था वो रेवेन्यू कम हुआ अंग्रेज़ के दौर में। 3 करोड़ इसकी आमदनी और इसका खर्चा 1 करोड़। ये मार्शल रेस उनके लिए एक खेल था, लोगों को भर्तियों के लिए लाने के लिए। नेशन स्टेट के अंदर आपको कौमी ज़ुबान चाहिए, बादशाहत में कौमी ज़ुबान नहीं होती। रंजीत सिंह जो ऑर्डर वो देता था वो पंजाबी में देता था, तो मुंशी उसे फारसी में देता था। गुरमुखी का पहला अखबार अंग्रेज़ों ने आगे निकाला। रंजीत सिंह जितना काबिल और एक जहांदीदा हुक्मरान था, उसने अपनी सक्सेशन के लिए, अपने बाद हुक्मरानी के लिए किसी को तैयार नहीं किया। एक तनख्वाहदार फौज बनाई, यानी उसको बाकायदा तनख्वाह मिलती थी फौज को। उससे पहले तो 18,000 12,000 ही होते थे। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे वही काम हुआ एक्चुअली जो ब्रिटिश पॉलिसी। रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए थे। लाहौर पूरे में मुनादी कराई गई। उन्होंने कहा था कि जो बादशाही मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी इस बारी नमाज भी नहीं होगी। प्रोपेगेंडा कितनी पावरफुल चीज़ है, सदियों तक काम करता है। पूरा प्रोपेगेंडा किया सैयद लतीफ़, कन्हैया लाल, इस तरह के बहुत सारे अंग्रेज़ मुलाजिम। इतना ये डरते हैं कि जिस दिन उसका नाम आ गया ना, उस दिन उसकी लेगेसी बेबात है। आज आपने इस नेशन स्टेट को प्रो पीपल कैसे बनाना है, ये असल लड़ाई है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राइज। आज हमारे साथ हैं राइटर दानिश्वर आमिर रियाज साहब। इनकी शानदार किताब है पंजाब दी वेल। ये किताब पर इन्होंने इतनी देर और इतनी ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत की है कि 127 सफ़े इसके सिर्फ रेफरेंसेस और ज़मीमों के हैं आखिर में। और इसी बात ने मुझे सबसे पहले इम्प्रेस किया। रीडिंग से आप इस किताब को ले सकते हैं। आज हमारे साथ हैं आमिर रियाज साहब। हम इनसे पूछेंगे कि पंजाब दी वेल इन्होंने नाम क्यों रखा, पंजाबी में ये किताब क्यों छापी, और पंजाब का क्या मुकदमा है जो बेसिकली पूरे हिंदुस्तान का मुकदमा इन्होंने इस किताब में पेश किया है। सिर्फ एक सूबे का नहीं, एक जगह का नहीं, क्योंकि आज जिस पंजाब को आप जानते हैं ये पंजाब इस जोग्राफिए और इस लैंग्वेज और इस हैसियत में हरगिज़ नहीं था जिसमें आज आप देखते हैं। इन तमाम मुश्किल मौज़ूआत पर में से एक हिस्से पर रंजीत सिंह के दौर पर तफसील से बात करेंगे आमिर रियाज साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, तुझे सुनाओ। ठीक ठाक हो सर? सर इतनी ज़्यादा मेहनत की आपने इस किताब पर, और जहाँ तक मेरे इल्म में है ये आपकी पहली किताब है इस तरह की। जी। इसका नाम आपने पंजाब दी वेल रखा। आम तौर पर इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम तौर पर ये जो है शादी ब्याह वगैरह में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, पंजाब दी वेल। तो इसका मकसद, इसका मतलब इंटेलेक्चुअली क्या है? देखिए, वेल जो है हम सेलिब्रेशन में देते हैं। हम पैसों की भी जब वेल देते हैं तो सेलिब्रेशन में देते हैं। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो पंजाब है उसके क्या प्लस पॉइंट्स, वो आपसे बात इसमें हमने शेयर की। ठीक है। और वो 1799 से लेके और 2025 तक, क्योंकि हम एक ऐसे अहद में पैदा 126 साल। हाँ जी, 2025 तक, मतलब पिछले साल हम एक ऐसे अहद में पैदा हुए हैं कि जिसमें पंजाब बैशिंग जो है वो फैशन है। पंजाब को गाली निकालनी, मैंने तो वैसे इसमें वो रेफरेंस दिए हैं कि जिसमें बुनियादी तौर पे ब्रिटिश पीरियड से, जब रंजीत सिंह ने मानसेरा की कैंपेन की थी 1823,
उससे अगले महीने जो है अंग्रेज़ों ने पहली दफ़ा तालपुरों को ये कहा कि पंजाब आप पे कब्ज़ा करना चाहता है। फिर दोस्त मोहम्मद खान जब आया उसको भी ये कहा और नतीजा ये निकला, हालांकि खुद अंग्रेज़ कब्ज़ा करना चाहते थे। दोस्त मोहम्मद खान आप बात करें अफगानिस्तान, अफगान उसका बादशाह था जो 1826 में बना, उसने भी यही इल्ज़ाम लगाया। तो पंजाब से जो डराना है वो एक्चुअली एक ब्रिटिश रवायत है कि दूसरा, हालांकि वो खुद कब्ज़ा कर रहे थे, खुद हर जगह काबिज थे वो और सारे इलाकों पे कब्ज़ा करने आए थे, लेकिन उन्होंने तमाम सूबों को ये कहा। और फिर उन्होंने ये रिकॉर्ड इसमें मौजूद है किताब में कि उन्हें ये पता था कि अगर पंजाब, यानी अगर रंजीत सिंह का जो बादशाह थी लाहौर दरबार जैसे कहते हैं, अगर लाहौर दरबार जो है उसको वो गिरा देंगे तो फिर ये सिंध को गिराना, कल्लात को गिराना, ये कोई मसला ही नहीं होगा। और उस दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया जिस दिन तक महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड इसमें पूरा है कि उन्होंने किस तरह महाराजा के मरने का इंतज़ार किया और उनके पास एक एक बात की खबर थी कि महाराजा को कौन सा हकीम देखता है, महाराजा को कब छींकें आती है, महाराजा जो है कब उठता है, कौन हकीम है उसके, कौन डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर भी आते थे वहाँ पे। तो वो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे थे। हत्ता कि वो जो था ईडन जो वाइसराय था, उसकी बहनें दोनों बेटियां जो हैं वहीं थी यहाँ पे, जब महाराजा के साथ फौज सिंध यहाँ पे बन रही थी और इन्होंने शाह शुजा के लिए कैंपेन करनी थी जिसमें अफगानिस्तान का बादशाह बनाया जाए। लेकिन महाराजा ने इनकार कर दिया था कि मैं पंजाब से फ़ौज नहीं गुजरने दूँगा। वो फ़ौज फिर जो है वो सिंध और बलूचिस्तान से गई थी और उसके लिए सारी मदद सिंध और बलूचिस्तान के अमीरों ने और सरदारों ने फराहम की थी। एलीट क्लास था। हाँ जी, एलीट था, होता एलीट ही था। हाँ। तो फिर इसको आम आदमी अपना मसला क्यों बनाता है? देखिए, आम आदमी की बात जो है ना, हमने 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करनी शुरू की है। ये बात हमें माननी चाहिए कि जो भी काम पहले हो रहे थे वो सारे एलीट के दरमियान ही हो रहे थे और आम आदमी से का इस वक्त कंसर्न बन जाता है जब अगर आप ट्रेड रूट की बात करेंगे तो उसमें आम आदमी को बिजनेस कर रहा है तो उसका मसला बन जाएगा। लेकिन बादशाहत जो है या गवर्नेंस जो है वो एसेंशियली एलीट के पास थी। आप देखें, आप सर सैयद बात करता है वो भी कहता है मैं अशराफ हूँ, राम मोहन राय बात करता है वो भी अशराफ है, जो भी लोग बात कर रहे थे वो सारे अशराफ थे। ये तो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जब यूएन भी बनी और उसके बाद आपने कहना शुरू किया कि ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज़ होते हैं, लोगों की भी बात करें। और फिर जब नेशन स्टेट बनी थी, नेशन स्टेट में पहली दफ़ा जो उसमें रहने वाले वसनीक थे उनको सिटीज़न कहा गया। हमारा अलमिया ये है कि हमने सिटीज़न का तर्जमा ही सबसे घटिया किया हुआ। क्या? उर्दू में और हिंदी में जो तर्जमा है उसका वो हमने किया हुआ है शहरी। इसका मतलब ये है कि पेंडू जो है वो तो सिटीजन नहीं है, ट्राइबल जो है वो सिटीजन नहीं है। मेरे ख्याल सिटीजन से उन्होंने सिटी लिया और सिटी से फिर शहरी कर दिया। देखिए, मसला ये है कि अर्बन वो अर्बन था, अर्बन और रूरल एक और बात है, सिटीजन एक और बात है। सिटीजन है जिसका पंजाबी तर्जुमा सबसे अच्छा है, लेकिन हमें पंजाबी पसंद नहीं है ना। हमें तो मतलब बाकी ज़बानें फ्रेंच भी पसंद आ जाती है लेकिन हमें पंजाबी पसंद नहीं आती। तो वो पंजाबी में उसे कहते हैं वसनीक, वसन वाला। हाँ, तो वो सबसे अच्छा तर्जुमा है। उर्दू में क्या होगा? बासी। बासी कहेंगे आप। पंजाबी में जो बासी है वो बासी रोटी होती है, इसलिए वो चल नहीं सकता। तो उर्दू ने वैसे 10,000 लफ्ज़ इधर उधर ले लेते हैं, पंजाबी के लफ्ज़ लेने लगे कुछ और। ओके, अच्छा, आपने सर इसमें मुकदमा पेश किया, उसके पहले चैप्टर में आगाज़ इसका होता है रंजीत सिंह से जी, कि एक बादशाहत, एक हुकूमत, एक हुक्मरानी जो हमने भुला दी। आपने इसको वहाँ से शुरू करने की बुनियादी वजह क्या है और उसमें आप ये भी बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो रंजीत सिंह का एक पूरा दौर है खुसूसन पंजाब में, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और ऐसी बातें भी मशहूर हैं कि उसने मुसलमानों के साथ तफरीक की, सिर्फ सिख मज़हब को उसने आगे बढ़ाया। तो इसकी तारीख क्या है? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी रंजीत सिंह को पसंद नहीं किया जाता। अगर आप देखें कांग्रेस का सारा लिटरेचर तो उसमें भी रंजीत सिंह को ऊपर से पसंद किया जाता है, लेकिन जो उसकी हुक्मरानी है, जिस तरह वो अकबर को उठाते हैं, रंजीत सिंह को नहीं उठाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लाहौर
दरबार था, उसकी बादशाहत का नाम था, उसके खिलाफ अंग्रेज़ ने, इसमें किताब में रिकॉर्ड मौजूद है कि 1800 से ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और वो प्रोपेगेंडा ये था कि ये, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि जिस जगह पे रंजीत सिंह की हुक्मरानी है वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो पटियाला और दूसरी रियासतें थी जहाँ पे सिखों की अक्सरियत थी, वहाँ पे ये उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ये किया कि ये मुसलमानों के साथ मिल गया है, इसने मोरा के साथ शादी कर ली है, इसने मुसलमान औरतों से शादी की है, ये तो मुसलमानों का एजेंट बन गया है। वहाँ पे ये प्रोपेगेंडा किया। और आप देखते हैं कि महाराजा पटियाला ने जितनी साजिशें रंजीत सिंह के खिलाफ की, हालांकि वो सिख है, वो वहाँ पे कर रहा था। फिर दिल्ली के इलाकों में, कुछ जो दिल्ली के इलाके इर्द गिर्द के इलाके हैं जिन्हें हम कहते थे कि ये हैं 18 मतलब मुख्तलिफ वो जो मुसलमानों की आबादियाँ बस्तियाँ थी, वहाँ पे उन्होंने प्रोपेगेंडा किया ये वाला कि ये मुसलमानों को मस्जिदें गिरा रहा है, फलां कर रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी उसके खिलाफ। और जो उसके खिलाफ लोगों में नफ़रत भी डाली, वो नफ़रत पंजाब के अंदर नहीं थी। देखें ना, या तो होता है ना कि पंजाब के अंदर कोई मुस्लिम लोग मुसलमान अक्सरियत में थे, वो 50 साल हुकूमत रही लाहौर बादशाहत की, कोई एक वाक़या नहीं है कि मुसलमानों ने निकल के उसके खिलाफ जुलूस निकाला हो। अगर वो मस्जिदें गिरा रहा होता, आपका क्या ख्याल है कि लोग चुप करके बैठे, कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी ज़रा एक्सप्लेन करें, ये कितनी बड़ी रियासत थी, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी ये जो रंजीत सिंह की? देखिए, हुआ ये कि शुरू में तो रंजीत सिंह का वो सारा इलाका जो है दिल्ली तक का इलाका था, कहाँ गुड़गांव तक। जब उसने सबसे पहले लॉर्ड था एक जसवंत राव होलकर, उसका 1804 में जब एग्रीमेंट करवाया जनरल लेक के साथ, उस वक्त वो गुड़गांव तक कहता था हमारा इलाका रंजीत सिंह। लेकिन लाहौर से लेके उस वक्त उसने 1800 लाहौर पे कब्जा किया हुआ था, क्योंकि बादशाहत कब्जे का ही नाम है। बादशाहत वो अंग्रेज़ करे या रंजीत सिंह करे या अब्दाली करे, कंट्रोल किसका? कंट्रोल। अब वो उस वक्त लाहौर का ये बादशाह था। और लेकिन लाहौर के अलावा इसका जो थे अपना फरीदकोट जो था वहाँ पे इंडिया में अब रह गए हैं, जो मशरकी पंजाब में लगे, वो इवन पटियाला की तरफ से भी इसको पैसे देने शुरू कर दिए थे। ओके। तो लेकिन जब 1809 का मुआहदा हुआ, जैसे मुआहदा लाहौर कहते हैं, जब वो मुआहदा हुआ तो उसमें फिर अंग्रेज़ों के दरमियान और उसके दरमियान दरियाए सतलुज जो है वो हद बन गई। तो सतलुज से उधर के इलाके जो हैं, यानी जो आज हरियाणा है, ये सारे अंग्रेज़ों के तसल्लुत में थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई। कहीं पे उसको कहा कि ये सिख मुसलमानों का एजेंट है, और मुसलमानों में ये कहा कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता है। जहाँ मुस्लिम अक्सरियत थी वहाँ ये कहा कि ये तुम्हारे खिलाफ है। हाँ जी। और जहाँ पर सिख अक्सरियत थी उनको ये कहा कि ये मुसलमानों के साथ मिल गया है। हाँ जी। ये तुम्हारे मज़हब को ख़राब कर रहा है, ख़राब कर रहा है। सिख पंथ से बयानात दिलवाए। सिख पंथ ने वही काम किया जो हमारे यहाँ पे मौलवी करते, और उन्होंने उसके खिलाफ बयानात दिए। लेकिन उसने रंजीत सिंह ने बहुत होशियारी से टैकल किए उन सारे। कैसे टैकल किया? मतलब अब उन्होंने कहा कि जब इसने शादी की, एक शादी की, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इसको कोड़े लगने चाहिए। अच्छा। तो उसने कहा आ जाए मार ले। सिख मुल्लाओं ने कहा? सिख गुरुओं ने, वो जो पंथ था। हाँ, पंथ था। मैं ज़रा आम ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ। पंथ, तो इसने कहा मार ले। कन्फ्रंट नहीं किया उनसे, उनको बड़े तरीके से टैकल किया। लेकिन वो उन औरतों के साथ भी रहा, ये नहीं किया कि उसको, फिर उसको मारे कोड़े? हाँ, कोड़े भी मारे, वो भी वाकया मौजूद है। अच्छा, यानी तो रंजीत सिंह ने बादशाह होते हुए कोड़े खाए अपने। मसला ये है कि वो उसको ये पता था कि किन लोगों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराजा पटियाला के तो खत हैं, उसने अंग्रेज़ों का, महाराजा जो जेंद है उसके खत हैं, उनके खत हैं। और फिर वो जो था अपना कांगड़े वाला, उसको बाद में इसने अपने साथ मिला दिया। वो हिंदू था, लेकिन उसने भी पूरी कोशिश की कि मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज़ एक बढ़ती हुई ताकत थी। 1803 तक उन्होंने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया था। ये जो कहते हैं ना बहादुर शाह जफर, ये कोई चक्कर नहीं है। 1803 में जब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो कौन सी मुग़ल बादशाहत रह गई, लेकिन मुग़ल बादशाहत का वजूद ही ख़त्म हो गया हुआ। लेकिन 1803 में अंग्रेज़ ये समझते थे कि हम 1810 तक काबुल तक चले जाएंगे, और उन्हें फिर इस इलाके से को कब्ज़ा करते करते 1849 साल, यानी 1849 में पूरे 50 साल
के बाद उन्होंने कब्जा किया। और उस वजह से लाहौर दरबार, उस वक्त लाहौर दरबार में पेशावर भी था, उसमें लाहौर बाजोड़ भी था, बल्कि जलालाबाद 1843 में जलालाबाद भी था। कश्मीर तो था ही, कश्मीर तो सारा ही मतलब लाहौर दरबार में था। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, ये सारे शामिल हैं। अब हमने इस किताब पे जो नक्शा दिया, आप अगर ऊपर नक्शा देखें तो वो नक्शा जो है बुनियादी तौर पे उसमें नज़र आ रहा है बाजोड़ भी, उस पर लद्दाख भी नज़र आ रहा है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसका पुराना नाम हिस्ट्री में है छोटा तिब्बत। तो ये तिब्बत से लेके और ऑक्सस जो आमू दरिया, आमू कहते हैं हम, वहाँ तक, जी वहाँ तक की ट्रेड रूट की लड़ाई है सारी। बुनियादी तौर पे ये वो ट्रेड रूट है जिसको वो अंग्रेज बिल आखिर बंद कराना। इसका नक्शा दिया आपने इसमें नक्शा जो है ना, इसमें जो है अपना ज़मीमा है उसके अंदर जिक्र है इसमें। ठीक है, अच्छा। बल्कि इसमें ये भी है कि जो एक आया था मोरक्राफ्ट, उसने ये बात कही थी कि जो चीज़ 200 रुपए की निकलती है यहाँ पे, पश्मीने की चादर का उसने मिसाल दी, वो बिल आखिर फ्रांस में पहुँच के 2000 रुपए की बिकती है। तो ऐसी दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इतना प्रॉफिट हो। तो अंपायर को इस पे कब्जा कर लेना चाहिए। और फिर उसी मोरक्राफ्ट को उन्होंने भेजा कि उस पश्मीने जिस जानवर से बनती है उसको चेक करें। तो वो लद्दाख के कॉर्नर तक गया उसको चेक करने, फिर कश्मीर में गया, और जब उसने वो बेडें जो हैं वहाँ से ली, खास मखसूस बेड थी, उसको मैनचेस्टर भेजा इन्होंने, और वहाँ जाके वो मर गई क्योंकि क्लाइमेट नहीं थी। इसका मतलब तो अब इसका मतलब चाहिए आपको, वो क्लाइमेट भी चाहिए। जी, इसका मतलब ये है कि उनकी आने का मकसद कोई मसाले और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे यहाँ पे नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा करते रहते हैं ना। बुनियादी तौर पे वो ट्रेड रूट्स के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, और वही उन्होंने किया कि जब उनसे कब्जा नहीं हो सका तो उन्होंने वो सारे ट्रेड रूट जो हैं वो बंद कर दिए। वो आमू से अपना तिब्बत से लेके और आमू तक जो है, और वो आज तक बंद है। लिखा मतलब मैं इसमें दिया है हवाला कि जो हमारा फ्रंटियर है वो बुखारे तक था। बुखारे को कहते थे कि साइंटिफिक फ्रंटियर है, सेंट्रल एशिया तक। अब वो एक जो माजिद खान हमारे क्रिकेटर हैं, उनके वालिद ने 1936 में पीएचडी की थी इंग्लैंड से, और वो थी फ्रंटियर फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ मुगल्स। उसमें ये साइंटिफिक फ्रंटियर का जिक्र है। वो साइंटिफिक फ्रंटियर हमारा बुखारा बनता था। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान मुल्क बना दिया, आपका वो फ्रंटियर ख़त्म हो गया और वो ट्रेड ख़त्म हो गई। वो जो और वो आज साइकिल था, वो जो पूरा एक चेन थी, वो टूट गई। हाँ, वो कहता था कि यहाँ से बुखारा जाती हैं चीज़ें, बुखारा से मॉस्को जाती हैं, मॉस्को से यूरोप आती है। अच्छा, अब यही तो नहीं वो रूट जिसको अब चाइना रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये सिल्क रूट की ही शाखें हैं। हाँ, तो ये चाइनीज़ को और रशियंस को इन बातों का बहुत अच्छी तरह पता है। उस वक्त भी पता था जब ये बंद हो रहे थे। और ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इसको बंद करने में सिर्फ अंग्रेज थे, इसको बंद करने में ज़ारे रूस भी शामिल था। मैंने इसमें उस एग्रीमेंट का दिया है, ड्यूरन लाइन से पहले जो एग्रीमेंट हुआ वो भी दिया है। यानी वो ये वाला हमारा जो ये सारे जो ड्यूरन लाइन और मैकमोहन लाइन उन्होंने बनाई, और उससे पहले बलूचिस्तान में स्मिड लाइन बनाई। अच्छा, 3 लाइनें बनाई, एक लाइन नहीं बनाई, 3 उन्होंने। उसका क्या मुफाद था? ज़ारे रूस का, रशियन एम्पायर के, उनको भी यही था कि ये ट्रेड रूट जो है, ये अगर उनका कब्जा नहीं है इस पर, तो उसको बंद कर दो। लेकिन उसका तो पर दुश्मन का, बरतानिया का वहाँ पर कब्जा हो जाएगा। ये देखिए, ये दुश्मनी भी जो है ना, ये जैसा कोल्ड वॉर हमारे सामने ड्रामा चला है ना अमेरिका रूस का, मेरे ख्याल में ये ड्रामा है जो जिसके तहत उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया। वो उनका ड्रामा था जिसको चॉम्स्की कहता है डेटरिंग डेमोक्रेसी। अगर आपने उसकी किताब पढ़ी हो तो वो कहता है कि ये चूजन एनिमी था सोवियत यूनियन अमेरिका का। और काफ़ी हद तक मुझे देखें, अब भी इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो रही है, लेकिन आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में वो इकट्ठे हुई। लेकिन ये तो मुफादात है ना यकसा, लेकिन इसको अब ये तो नहीं बोल सकते इस तरह की हम कहते हैं ना लड़ाई हो गई, उस तरह की लड़ाई कोई नहीं होती। उस तरह की तो नहीं, लेकिन एक राइवलरी तो है ना। राइवलरी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मुफादात, हाँ जी, जहाँ पे उनके मुफादात साझे हैं वहाँ ठीक, तो उनको भी तो आपको नजर रखनी पड़ेगी ना। हाँ, डेफिनेटली। हमारा उसके ऊपर इट इज नेचुरल। अब देखिए ना, यहाँ टेररिज्म है, चाइना भी टेररिज्म पे वही स्टैंड लेता है जो अमेरिका लेता है।
9/11 के बाद ख़ास तौर पे आप देख लें हर जगह उन्होंने कहा कि खतरा हमें टेररिस्ट नहीं चाहिए। हाँ, वो तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपको फिर समझना चाहिए ना कि कहाँ पे वो इकट्ठे भी हैं। हाँ, अगर आपकी उस पर नज़र नहीं है तो आप मारे जाएंगे, और यही होता है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ज़ारे रूस को जो यहाँ के ट्रेड रूट्स थे पंजाब के, जो चाइना से लेकर छोटे तिब्बत से लेकर आमू दरिया तक थे, उनको बंद करने में ज़ारे रूस का मुफाद क्या था? देखिए ज़ारे रूस के पास तो बहुत सारे रास्ते थे यूरोप जाने के। अच्छा, लेकिन ये जो सामान रास्ता मंगवाने है का तो यही रास्ता था ना? ये भी एक रास्ता था, लेकिन वो ऊपर से भी मास्को जाते थे ना, मास्को से भी तो यूरोप जाते थे वो। मसला ये है कि जो 1888 का एग्रीमेंट है वो ज़ारे रूस ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलके पीटर्सबर्ग में किया। वो मैंने उसका हवाला दिया है कि पीटर्सबर्ग में वो एग्रीमेंट क्यों किया फिर उन्होंने। उससे पहले जब बलूचिस्तान में ईरानी और ब्रिटिश बलूचिस्तान बन रहा था, बलूचिस्तान पुराना सूबा है सिस्तान, सिस्तान जो है उसके अंदर आधा अफगानिस्तान शामिल है और वो समुंदर तक आता था सिस्तान। अगर आप इब्ने बतूता को पढ़ें उसने उसकी पूरी डिटेल दी है। वो सिस्तान का सूबा जो है उसमें बलोच भी नहीं थे, पठान भी नहीं थे। अब मतलब ये है कि अगर उसका इसलिए जिक्र नहीं होता कि पख्तून नेशनलिज्म कहाँ जाएगा। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है आज कि हम बहुत सारी पुरानी बातों का इसलिए जिक्र नहीं करना चाहते कि हमारे नेशनलिज्म को बारा नहीं खाता वो। जिस तरह हम एज ए मुसलमान भी ये कहते हैं कि जो मुसलमानों से पहले हम पढ़ाना नहीं चाहते कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कुछ था कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, ये आज का बंदा है उसका प्रॉब्लम है। लेकिन उस हकीकत को हम बदल नहीं सकते कि सिस्तान जो है उसको अंग्रेज़ों ने आके बंद किया 1872 में, और उसके जो हैं वो जो ईरानी बलूचिस्तान बना दिया। और इधर और ये स्मिथ था, वो जो था अपना गोल्ड स्मिथ, एक गोल्ड स्मिथ फैमिली थी, एक गोल्ड स्मिथ फैमिली थी। मैंने दोनों का जिक्र किया कि ये फैमिलीज जो हैं ये उस वक्त के मनी लैंडर थे और पूरे यूरोप में फैले हुए थे और मतलब वो इन्वेस्ट करते थे। वो उन्होंने आके ये पूरी टेलीग्राफ लाइन जो है ये उस स्मिथ ने बिछाई थी और उसी ने सजेस्ट किया कि इसको आप तोड़ दें। और फिर वो मतलब है कि वहाँ पे उन्होंने बलूचिस्तान में, अभी ये ड्यूरल लाइन से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात है, और उससे भी पहले क्या किया, जिस दिन पंजाब पे उनका कब्जा हुआ 1846 सबराहों की लड़ाई जो है, सबराहों की लड़ाई पे जब कब्जा उन्होंने किया तो सबसे पहले कश्मीर को निकाला पंजाब से। ये पहला काम था, कश्मीर की रियासत अंग्रेज़ों ने बनाई है। ये बात हमें मतलब है कि हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि कश्मीर जो था उससे पहले एक डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, जम्मू एक अलग डिस्ट्रिक्ट था, और कश्मीर का महाराजा जो है मैंने दिया है वो दोनों शेख बरादर के थे और दोनों मुसलमान थे, बाप और बेटा। और उनको हटा के अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को लगाया। गुलाब सिंह डोगरा जो है वो उसको अंग्रेज़ लेके आए क्योंकि गुलाब सिंह डोगरा रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेज़ों से खुफिया तौर पे मिल चुका था, तो वो अंग्रेज़ों से अंदर खाते मिला हुआ था। तो उसको रिवॉर्ड के ऊपर फिर कश्मीर का राजा बनाया। लेकिन उन्होंने पहले से सोचा हुआ था क्योंकि कश्मीर को पंजाब से अलग करके वो इस पूरी ट्रेड रूट के ऊपर पहली जो कहते हैं ना पहली साटो मारी थी कि कश्मीर को अलग करके, क्योंकि पंजाब और कश्मीर दो अलग नहीं है। अब हिस्टोरिकली भी देख लें तो वो एक आपको नजर आता है, ज्योग्राफिक लॉजिक है। हाँ जी, धरती पांच दरियाई जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप देखें कश्मीर के बगैर ना तो वो कश्मीर के बगैर भी वो हिलमंड के डेल्टा तक जाती है, वो उन तमाम इलाकों तक जाती है जहाँ पे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन नजर आती है। आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप बना लें, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो हड़प्पा जहाँ मतलब कंधार के साथ जो उसका पुराना शहर है वो वहाँ पे हड़प्पा के आसार हैं, हिलमंद के डेल्टा में हड़प्पा के आसार हैं, इधर आपका सूरत तक जाती है। तो मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पांच दरियाई धरती क्या थी, उसको समझेंगे तो आपको पाकिस्तान की ज़्यादा समझ आएगी। ये ताजिकिस्तान भी जो उन्होंने एक पट्टी रखी है जी, वो वाह खान जो है वो भी इसी वजह से, उसको तो सिल्क रूट कहते हैं। यानी ये पूरा जो आपको मैप नज़र आता है बेसिकली ये इसकी जो उनके जहन में लॉजिक थी कि ट्रेड रूट को कैसे तोड़ा जाए और फिर नामुमकिन उसको बनाया जाए कि दोबारा ये संभल हो सके। जी, उन्होंने बड़े तरीके के साथ जो है वो इसको ख़त्म किया और क्योंकि उसके बाद नेशन स्टेट्स बन गई तो अब वो नेशन स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात अगर ठीक होंगे तभी वो चलेगा ना ट्रेड रूट, वरना तो नहीं चल सकता। और जितने ज़्यादा मुल्क होंगे उतना ही मुश्किल है।
और आपको याद होगा कि जब ये गुजराल फार्मूला आया था हमारे यहाँ पे, उस वक्त ये बातें हो रही थी, लेकिन वो नहीं चल सका। हालांकि वो वाहिद फार्मूला है जिसके अंदर उधर भी पंजाबी बैठा हुआ था, इधर भी पंजाबी बैठा था, और वो तैयार थे सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो इस अमल नहीं हो सका उसमें। वो फार्मूला ज़रा आप एक्सप्लेन करें। मतलब उस फार्मूले के अंदर यही था ना कि आप ट्रेड करें, आप अपने तनाज़ात जो हैं उनको 30 साल के लिए डाल दें, और हम ट्रेड करते हैं कश्मीर। और कश्मीर को आप एक, हाँ बिल्कुल मेन उसमें ले जाएं आप, कि कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों को इंसान के तौर पे जिंदा रहने का हक दें, उधर वाले भी और इधर वाले भी वो रहें आराम से अपना और दोनों फौजें थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाए। मतलब ये तो नहीं कह रहे, तो लेकिन ये है कि जो आपका ट्रेड रूट है वो चले आपका, जो वहाँ तक जा रहा है, बुखारे तक जा रहा है। जब तक वो नहीं चलेगा, इन इलाकों में आप कहते थे बल्ख और बुखारा की बड़ी तरक्की थी, नाम लेते हैं ना हम ताशकंद, वो क्या थी तरक्की? वो तरक्की ये ट्रेड रूट्स की वजह से, क्योंकि सिल्क रूट के वो कोई तो वो ट्रेड रूट जो है उनको बहाल करेंगे, तो वो जो आप देखें उन ट्रेड रूट्स पे जब ज़ोरास्ट्रियन आए तो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म पूरी दुनिया में फैला, उन ट्रेड रूट्स की इतनी अहमियत है। एग्जैक्टली। और इस्लाम भी उन्हीं ट्रेड रूट्स पे फैला है, कोई शक। तो मतलब ये है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि असल मसला ट्रेड रूट्स का है। इसी तरह सी ट्रेड रूट्स हैं उनका है, हमारे रिवर चैनल ट्रेड थी, और ये हमारे जो 5 दरिया हैं इनके आखिर में जो बंदरगाह थी तारीखी, लाहौरी बंदर, वो उसी जगह पे थी जिसमें दीपल जिसे आप कहते हैं, और वो बेशुमार लोगों ने लिखा है उसका, लाहौरी बंदर का जिक्र है। लाहौरी बंदर अब वो लाहौरी बंदर है इसलिए उसका नाम लेना जो है ना वो पसंद नहीं आता बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम अब नेशनलिस्ट हो गए ना, अब सिंधी नेशनलिज्म चलाना है, फलां चलाना है। तो लाहौरी बंदर उसका नाम क्यों था? देखिए लाहौर जो है वो इस पूरे इलाके में सूबा लाहौर था। अच्छा, उस एंगल से जनाब, मतलब अकबर जब आया तो आईने अकबरी में तो उसने 3 कैंपेन्स की। एक उसने की कश्मीर की कैंपेन, एक उसने की बुखारे की कैंपेन, और तीसरी कैंपेन जो है लाहौरी बंदर की थी। लाहौरी बंदर उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में थी, उनसे छीनी उसने जाके। अब वो लाहौरी बंदर जो है वो आपके 5 दरियाओं से मिली हुई थी, अंग्रेज़ों ने आते साथ ही उसको बंद कराया। इस किताब में पूरी डिटेल है उसकी। इंडस डेल्टा के पहले जो अलेक्जेंडर बर्न्स है जिसने एक नक्शा माउथ ऑफ इंडस का बनाया, उसने पहले ये कहा कि इससे अच्छा दुनिया का नेविगेशन के लिए जगह कोई नहीं है। लेकिन जब एजेंडा अंपायर का बदल गया कि उन्होंने कहा यहाँ पे हमें कोई बिजनेस नहीं करना, तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये तो यहाँ पे तो नेविगेशन हो ही नहीं सकती, और आते साथ ही उसको बंद करके और कराची में एक ऐसी बंदरगाह बनाई जो गहरे समुंदर में नहीं थी, और ये कहा कि ये हिफाजती बंदरगाह है। तो देखिए पूरी दुनिया में जो लड़ाई है ख़ास तौर पे पिछले 200-300 साल में, वो ये है कि चीज़ें लैंड ट्रेड रूट से निकल के सी ट्रेड रूट्स में जा रही हैं। मुगल एम्पायर भी कहते हैं इसीलिए ख़त्म हुई कि वो दिल्ली में बैठे थे और अब ज़रूरत कलकत्ता में आने की थी। नहीं, आप मुग़लों के दौर में तो आपके 100 साल आपकी सारी कोस्टल बेल्ट पे पुर्तगालियों का कब्जा था, और हमें पता ही नहीं, हमें पढ़ाता ही नहीं है। वो पुर्तगाली जो हैं उन्होंने जो ये डेगो गार्शिया है ये पुर्तगाली था, वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने इसमें हवाले दिए पूरे, वहाँ पे बैठ के, हाँ जी, बाद में डच के पास आया, फिर डच से फ्रांसीसियों के पास आया, फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों ने लिया, अंग्रेज़ों से फिर अब हाफ, और अंग्रेज़ों से जो हाफ अमेरिका के पास वो 1971 में जो 1971 है उसकी बहुत अहमियत है। हमारे लिए तो ये अहमियत है ना कि पाकिस्तान टूट गया, लेकिन अगर आप याल्टा के ऊपर चीज़ें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1971 की अहमियत ये है कि समुंदर के अंदर बहुत सारे जजीरों पे अमेरिकन कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो रहा था। और आप देखें डेगो गार्शिया में भी उन्होंने जो फौजी अड्डा बनाया वो मिलके बनाया, 65 में बनाया और 71 में जो है वो कंप्लीट होता है। तो मसला ये है कि हम तो इन चीज़ों पे देखते नहीं हैं। हमने तो जोग्राफिया पढ़ाना बंद कर दिया। हमने तारीख देखे ना, तारीख में से जोग्राफिया निकाल दें तो क्या रह जाएगा? तो वो हमारे साथ है, हमें पता ही नहीं है कि जोग्राफिया क्या है, अपने जोग्राफिया का नहीं पता, इसलिए हमें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि सिंध के अंदर क्या है, बलूचिस्तान के अंदर क्या है। अच्छा सर, लाहौर की बादशाहत और लाहौर दरबार के बारे में जो आपने लिखा है, ये कितनी खुशहाल स्टेट थी, एक वायबल स्टेट भी थी या नहीं? क्योंकि 1799 में ये बनी और ये वही साल है जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए हैं उधर मैसूर में। तो क्या ये एक वायबल भी थी यहाँ पर के जिसको हम कहते हैं कि एक
चीज़ जो बहुत लंबी चल नहीं सकी, तो शायद उसमें पोटेंशियल नहीं था। क्या ये खुशहाल स्टेट थी? देखिए, ये इसके रिकॉर्ड्स जो हैं खुद जो अंग्रेज़ों ने दिए हैं, जो खुद दिए हैं, उसमें भी मैंने दिए हैं 7-8 रिकॉर्ड दिए हैं इसमें, जिसमें वो बता रहे हैं, मतलब स्टेनबेक एक था, उसने भी रिकॉर्ड दिया। स्टेनबेक की तो किताब मैंने, जब मैं गौतम पब्लिशर चला रहा था, तो मैंने उसमें स्टेनबेक की किताब रीप्रिंट भी की थी यहाँ। तो अब उन्होंने बताया कि जी 3 करोड़ इसकी आमदनी थी और इसका खर्चा 1 करोड़ था। जी। और उसने लिखा है, बर्न्स ने लिखा है 2 बारी कि ये कितने अरसे से ये 1.5 करोड़ रुपये अपना बचा रहा था, कितने सालों से बचाई जा रहा था। तो अब उस ज़माने में 3 करोड़ जो है, एक इसमें चार्ट दिया मैंने जो 12 सूबों का है, जो पूरे अपना मुग़ल पीरियड के अंदर 12 सूबे हैं, उसको आप चेक कर लें। वो 12 उस वक्त लाहौर, ये पूरा पाकिस्तान जो है, और उसमें कश्मीर डाल दें आप सारा, और पूरा पंजाब डाल दें, ये सारा जो है वो, और काबुल और कंधार भी, ये था लाहौर सूबा। लाहौर सूबे का जो रेवेन्यू है वो आप चेक कर लें, उसमें 5 ही सूबे थे उन 12 में से जिनके रेवेन्यू तकरीबन 1.5 करोड़ के बराबर थे। और ये अहम बात यह है कि ये वो दौर है जब बंगाल से लेके जी और कलकत्ता तक और मैसूर तक जो कुछ भी आमदनी थी और बचत थी, वो जारी थी हिंदुस्तान से बाहर, और ये वही जगह थी जिसकी जो भी सेविंग थी यहाँ रह रही थी। वो तो रणजीत सिंह के दौर में। हाँ, रणजीत सिंह की बात। लेकिन उससे पहले भी जब अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था, तो वो आमदनी यहाँ पे ही थी। हाँ, उस वक्त भी यहाँ थी। मैं कह रहा हूँ कि जब, क्योंकि पंजाब के ऊपर सबसे आखिर में हुआ कब्जा, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि ये वाहिद एक ऐसी जगह थी जो बहुत बड़ी थी, एक पूरा एक राज था, एक शहनशाहत थी, बादशाहत थी, और यहाँ की आमदनी भी यहाँ स्टे कर रही थी, जो कि ज़ाहिर है उनको कॉलोनियल एम्पायर को तो कबूल नहीं था। लेकिन ये भी है कि उनको ये भी था, अगर मैंने डिबेट्स पढ़ी हैं ब्रिटिश असेंबली की, जो 1840 से लेके 1849 तक, यानी 1840 से लेके 1849 तक, 9 साल, उन डिबेट्स के अंदर आप देखें कि उनको बहुत अच्छी तरह पता था। वो उसमें ही बात कर रहे थे कि हमें आमू तक जाना है, हमें ऑक्सस तक जाना है। तो उनको ये पता था कि अगर ऑक्सस तक जाना है तो हमें पंजाब के अंदर जो है ना बैठ के, क्योंकि उसमें कुछ लोग, जिस तरह लॉरेंस था, ये लॉरेंस वगैरह कहते हैं आप पंजाब पे कब्जा ना करें और बफर जोन रहने दें। तो उस पर डेलोजी और इस तरह के जो लोग थे जो कब्जे के हक में थे, वो ये कहते थे इतना बड़ा बफर जोन नहीं चाहिए, बफर जोन छोटा करें और हम पंजाब में बैठ के जो है ना, तो वो फिर हम कार्रवाइयाँ आगे करेंगे। तो वो उन्होंने अपना बेस जो है वो यहाँ पे बना के और फिर आगे गए। और आप देखें कि पंजाब के अंदर रणजीत सिंह के ज़माने में जितना रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू कम हुआ अंग्रेज़ के दौर में। अच्छा। क्योंकि आपने उसको गैरिजन स्टेट बना दिया, आपने उसकी जो बिजनेसेस हैं उसके बंद कर दिया बहुत सारा। तो फिर जाहिर है फिर तो सिर्फ भर्तियों के ऊपर चलना था आपने, और जैसे ही आपने उसको गैरिजन स्टेट बनाया उससे नुकसान हुआ पंजाब को फ़ायदा नहीं हुआ उससे। और फिर ये कहा कि जनाब की कोई भर्तियाँ लेनी थी, तो ये कहा कि जब पंजाब पे कब्ज़ा करना था तो उस वक्त ये कहा कि अवध के जो लोग हैं वो मार्शल रेस हैं, वो मैं दिया इसमें वाला। जब पंजाब पे कब्ज़ा कर लिया, अब आगे जाना था, तो फिर पठानों और पंजाबियों को कहा कि ये मार्शल रेस है। तो ये मार्शल रेस उनके लिए एक खेल था, लोगों को भर्तियों के लिए लाने के लिए। तो अब हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं, जैसा फाटा का इलाका उन्होंने बनाया, पहले गंदमक का मुआहदा किया, गंदमक का मुआहदा शर्मनाक मुआहदा है, अफगानियों को बहुत मारा। और शेर खान जो दोस्तों खान का बेटा था उसको मार दिया। उसके बाद ये जो मीर अब्दुर्रहमान है, इसको ताशकंद से उठा के लाया, वो बिटसन लेके आया ढूंढ के, इसको लाया, इसको तो पता भी नहीं था कि ये बादशाह बन रहा है। इसको रास्ते में कहा तो ये मारना नहीं है, तो ये बादशाह बनाना। इसको बिठा के फिर 1880 में यहाँ पे एक नेशन स्टेट बनाई, इंडिया में शामिल नहीं किया अफगानिस्तान को, बल्कि नेशन स्टेट अलग बनाई, नेपाल को शामिल नहीं किया। तो इसमें उनकी पॉलिसी थी। तो उधर भी उन्होंने ट्रेड रूट बंद करना था तिब्बत से, यहाँ भी उन्होंने करना था। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने अब्दुर्रहमान को ला के बिठा दिया, और फिर अब्दुर्रहमान के ज़रिए जो है जो आप काम करवाने थे वो सारे काम करवाए, और रास्ता ट्रेड बंद करा दी, वो जो ट्रेड हो रही थी वो सब बंद हो गई। तो ये खुशहाल स्टेट थी। अच्छा, इस दरबार की ज़ुबान क्या थी? अमूमन ये समझा जाता है कि शायद चूँकि पंजाबी राज था ये,
रंजीत सिंह की थी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान होगी। ज़रा इसको एक्सप्लेन करें क्या था और क्यों था? देखें, जो उस ज़माने में नेशन स्टेट के अंदर होता है ये कि आपको कौमी ज़ुबान चाहिए, बादशाहत में कौमी ज़ुबान नहीं होती। ये हमें फ़र्क जो नेशन स्टेट और बादशाहत का ना, अगर हम उसको सामने रख के अपनी हिस्ट्री देखें तो हमें आधी से ज़्यादा तारीख समझ आ जाएगी। कुछ जोग्राफिया से समझ आई थी और कुछ इस फिनोमेना से समझ आई थी कि जो बादशाहत है, अब वो रंजीत सिंह ने पंजाबी नहीं लगाई थी, वो रंजीत सिंह को मतलब नेशन स्टेट थोड़ी बना रहा था, तो नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा था, उसके ऐसे इकदाम थे। नेशन स्टेट बाद में बनी है। तो नेशन स्टेट अब जो तालपुर हैं उन्होंने भी फारसी रखी हुई थी। जो कल्लात में था मेहराब खान, उसकी भी फारसी थी, अफगानों की भी फारसी थी। तो फारसी इसी तरह थी जिस तरह आज अंग्रेज़ी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। लेकिन फ़कीर अजीज़ उसकी किताब जो वहीदुद्दीन की है, वो मैंने इसमें साइट भी किया, रियल रंजीत सिंह। उसने कहा कि जब रंजीत सिंह को ऑर्डर देता था कोई, तो मुंशी उसे फारसी में लिखता था, जो ऑर्डर वो देता था वो पंजाबी में देता था। वो जब वो लिख लेता था तो रंजीत खुद सिंह फारसी आती थी। हाँ जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुने कि जब उसने कहा कि जब ऑर्डर उसने पंजाबी में दिया, मुंशी ने उसको लिखा अपना फारसी च, उसने रंजीत सिंह का सुना, उसने फारसी में सुनाया, रंजीत सिंह ने उसकी गलतियाँ निकाली। अच्छा। उसने फिर उसको दोबारा ठीक किया। ये पूरा उसने वाकया लिखा। अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि उसको लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन उसको ज़ुबान आती। इसका ये मतलब। अब ये मतलब का एक मतलब है ना पूरा, कि पूरी बात समझ आती है आपको कि वहाँ पे किस तरह का मॉडल था गवर्नर। लाइटनर ने लिखा है कि यहाँ पे हमारे आने से पहले फारसी पंजाबी सिलसिला था। फारसी हमारे यहाँ पे, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मुसलमानों के बाद आई है, ये ज़ोरास्ट्रियन के पीरियड से यहाँ पे चल रही है। पर्शियन। हाँ जी, पर्शियन जो है वो ज़ोरास्ट्रियन का जो पीरियड है, ज़रतुश्ती जो है जिन्हें हम मजूसी भी कहते हैं, उनका पहली और दूसरी सदी में उनकी दो बड़ी एम्पायर रही हैं, जिनमें पंजाब शामिल रहा है, कश्मीर भी शामिल रहा है। तो मतलब है कि फ़ारसी के साथ हमारा रिश्ता पुराना है और वो बहुत अंदर तक गया हुआ। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पे आके हमें बहुत सारे जुमले सिखाए ताकि हम फ़ारसी के ख़िलाफ़ हो जाएं। एक्चुअली उन्होंने पंजाब में उर्दू भी इसीलिए लगाई कि हम, उनको पता था कि ये पंजाबी जो है फ़ारसी नहीं छोड़ेंगे, तो इन्हें कोई फ़ारसी से मिलती जुलती ज़बान साथ लगाओ। और फिर उसको कहा कि ये इस्लामी ज़बान है, हिंदुओं को कहा आप हिंदी बोलें, हालांकि वो एक ही ज़बान थी, उर्दू और हिंदी। और फिर सिखों को कहा कि आप पंजाबी बोलें लेकिन गुरमुखी, यानी गुरमुखी का पहला अखबार अंग्रेज़ों ने आगे निकाला 1851, कब्जे के 2 साल बाद। और उसका नाम पंजाबी रखा। कब्जे के 2 साल। हाँ जी, उसका नाम रखा पंजाबी, लेकिन गुरमुखी। और आपको ये पता हो कि मैंने इसमें दिया है, हमारे एक दोस्त है जिम साहब, फौत हो गए, वो डॉन के एडिटर भी थे। जिम साहब जो हैं वो 1943 में सेंट्रल मॉडल में दाखिल हुए थे। तो वो पंजाबी, उन्होंने कहा कि किस ज़बान में पढ़ना है, उनका पंजाबी में। मोचीज़ादे के थे वो, तो उन्होंने दाखिला दे दिया। तब ये गए कि कहते मैं परेशान हो गया, क्योंकि मास्टर जो बोले वो मुझे समझ आए, जो लिखे वो मुझे समझना है। तो वो 1943 में भी वहाँ पे वो उन्होंने पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का रिसाला है, उसमें पूरा इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उसमें पूरा वाकया सुनाया उन्होंने। अंग्रेज़ों के दौर में अंजुमन पंजाब बनी तो उन्होंने 3 ज़बानों में उसका 3 दावतनामे निकाले, एक हिंदी में, एक उर्दू में और एक गुरमुखी पंजाबी में। हिंदी, उर्दू और गुरमुखी पंजाबी। अब ये क्या मतलब है कि सिखों की ज़बान पंजाबी, हिंदुओं की अपना हिंदी, और जो आप उर्दू के ऊपर बात करते हैं ना, वो उतनी ही बात हिंदी पे भी अप्लाई करें। आप देखें, इन्होंने क्वाइन किया कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए। हमारी पुरानी फिल्में भी हिंदुस्तानी, जिनको जो सबको समझ आती हैं, इंडिया में भी समझ आती हैं, यहाँ भी आती हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने 1917 में हिंदी प्रचार कमेटी बनाई, हिंदुस्तानी नहीं बनाई। और जब 37 में कांग्रेस की वजारतें बनी तो गांधी के प्रेशर में वहाँ पे हिंदी लगाई गई, हिंदुस्तानी नहीं लगाई गई। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में हिंदुस्तानी के हक में दलाइल दिए थे। नेहरू खुद उर्दू जुबान, और नहीं, जब जिसको इंडिया बन गया
जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया जब बना तो उसके अंदर भी हिंदुस्तानी नहीं लगाई गई, हिंदी लगाई गई, जिसका रस्मुल ख़त भी दूसरा है। भाई देखिए, रस्मुल ख़त का मसला नहीं है, मसला ये है कि आप अगर आप हिंदी और उर्दू अगर एक ही ज़बान है और आप मानते हैं इसको, तो फिर आप ऐसी ज़बान लगाते हैं ना कि जो बिल्कुल इंडियन फिल्मों वाली ज़बान थी, तो वो तो नहीं लगाई उन्होंने। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि आप खुद अंग्रेज़ों के लैंग्वेज नैरेटिव को मान रहे हैं। देख लीजिए प्रोपेगेंडा कितनी पावरफुल चीज़ है, सदियों तक काम करता है। भाई देखें, यहाँ पे जो बड़े बड़े अंग्रेज़ मुखालिफ थे, यानी जमीयत उलमा हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी सारे उर्दू हिंदी में वही पॉलिसी थी इनकी जो अंग्रेज़ की थी। अच्छा, फिर इस दौरान लैंग्वेज के साथ क्या हुआ? पंजाबी ज़ुबान जो इस खित्ते में थी वो इतनी फिर कम क्यों होती गई एकेडमी से, दफ्तरी ज़ुबान में किसी जगह भी नहीं रही? लेकिन जब पंजाबी ज़ुबान के ख़िलाफ़ तो अंग्रेज़ों ने पंजाबी नहीं लगाई, अंग्रेज़ों ने पश्तो नहीं लगाई। नहीं, लेकिन पंजाबी आप बता रहे हैं उन्होंने गुरमुखी में तो लगाई। गुरमुखी में लगाई ना, तो सिख तो थे ही 11%। सिख तो पंजाब जो है कम से कम पिछले 800 साल से एक मुस्लिम फिनोमेना, उसमें ओवरवेलमिंगली अगर आप देखें अंग्रेज़ों के दौर में भी, इसमें मैंने एक टेबल दिया हुआ है, 1841 का भी दिया है मैंने रिकॉर्ड। 8 डिवीज़न है पंजाब के, 8 डिवीज़नों में से 5 डिवीज़न जो हैं उनमें तो मुसलमान 50% से ज़्यादा है। और ये जो आपका रोहतक, हिसार और इस तरह के मतलब के डिस्ट्रिक्ट थे, 8 में 50% से ऊपर हैं और बाकी 3, और बाकी जो 3 हैं उनके अंदर जहाँ पे सबसे कम है वो रोहतक हिसार वाला है, और वहाँ भी 27% है। तो हिंदू सिख तो अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2%, 3% है, 5% है। मतलब है कि पंजाब एक मुस्लिम फिनोमेना था, और इसीलिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी के अंदर टारगेट पंजाबी मुसलमान था, और उन्होंने ज़्यादा पंजाबी मुसलमान को ही कैटर करना था और ज़्यादा गुमराह भी उसे करना था। वो उर्दू इसीलिए लगाई कि वो पंजाबी मुसलमान जो है पंजाबी से पीछे हट गए, क्योंकि रियासत को ख़त्म करने का यही तरीका है कि अक्सरियत को आप अपने साथ मिला लें जी, उसको बताएं कि ये तुम्हारा मज़हब तबाह कर रहा है, और अक़लियत को भी एक और नैरेटिव दें। यानी जब उन्होंने पंजाब पे कब्ज़ा किया तो शुरू में उन्होंने सिखों को कहा, ये लॉरेंस हेनरी लॉरेंस ने फार्मूला बनाया कि सिखों को कहा आप तो बहुत अजीम हैं, असल में तो आप जो है वो हमारे साथ मिलेंगे तो आपको ज़्यादा आगे तरक्की होगी। और फिर सिखों को भर्ती करने के लिए उनको ये कहा कि आप वो मोम लगाएं और ये करें, मूछें बनाएं और वो कुल्ला पहने। अब ये सारा कुछ जो है उन्होंने सिख, एक किताब है जिसमें इसमें हवाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिख आइडेंटिटी। हाँ, उधर से उनकी कंस्ट्रक्शन की, इधर से मुसलमानों को कहा कि आप मार्शल रेस हैं, पठानों और पंजाबियों को इनको खड़ा किया क्या, क्योंकि भर्तियाँ लेनी थी आगे। वो भर्तियाँ कहाँ से होंगी? पिंडी में उन्होंने बनाया, जो आपका ये GHQ है ना, ये 1850 में बना, कब्जे से अगले साल। ये इसको नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है ना, वो क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने भर्तियाँ लेनी थी, जाना तो ऑक्सस की तरफ था, कहाँ से भर्तियाँ लेनी थी? ट्रेन तो अभी थी नहीं, ट्रेन तो अभी आ रही है ना, अभी तो बनेगी पता नहीं कब, तो लोगों को लेके कैसे जाना है? और ऊपर से जो अवध वाले थे उनको उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी। आप अगर इसमें हवाला है नेपियर का, जिसने जब पंजाब पे कब्ज़ा हो रहा है लाहौर दरबार पे, उस वक्त दिल्ली में मीटिंग होती है, और उस दिल्ली की मीटिंग में ये फैसला होता है कि जनाब ये कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको तो अपने बिजनेस का फिक्र है, लेकिन हमें बिजनेस का मसला नहीं है, हमारे जियो पोलिटिकल मसला, क्योंकि अब स्टेट लफ्ज़ और हैं, लफ्ज़ और हैं, हाँ, क्योंकि अब उनकी स्टेट आ गई है। हाँ जी, तो अब जो उन्होंने अपना काम करना था, उन्होंने कहा कि ये तो चाहते हैं कि सिंध में भी जो है ना वो स्टीम बोट चले। और ये मैं शायद आपको बता दूं कि स्टीम बोट चलने की जो पहली तजवीज़ थी वो रंजीत सिंह ने बेंटेक को दी थी 1831 में, जब उनकी मुलाकात रोपड़ में हुई। उसको इतना पता था रंजीत सिंह को कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उसको स्टीम बोट का भी पता था। और ये 1824 में अंग्रेज़ों ने पहली दफ़ा इसको आजमाया था स्टीम। लेकिन रंजीत सिंह की जो इल्म है वो बहुत मतलब है कि इस तरह का था, तो वो हर बंदे से सवाल बहुत फ्रांस से लोग आते थे यहाँ रहने, उसके जनरल्स आते थे, अमेरिका से आते थे, अलेक्जेंडर गार्डनर जो है अमेरिकन था। एग्जैक्टली, तो उसका पूरा कांटेक्ट था, और वो हर बंदे से सवाल बहुत करता।
वो उसमें रियल रणजीत सिंह में दिया है और वो सवालों से ही उसको समझ लेता था। तो अब जब उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है वो बिजनेस नहीं करेगी, कंपनी तो इसलिए कब्जा करना चाहती थी कि बिजनेस करे, तो उसके बाद कंपनी ने रजिस्ट किया, तो इन्होंने कहा कंपनी बंद कर दो। जब कंपनी को बंद करने का कहा ना, तब जाके ये जो ये रॉयल बंगाल आर्मी के लोग थे उन्होंने बगावतें की ना फौज में, ब्रिटिश आर्मी में, वो एक्चुअली उस वक्त की उन्होंने जब उनको पता चल गया कि कंपनी बंद हो रही है। वो मौजमदार की किताब है जिसने उसने कहा कि ये तो कोई जंगेदादी है ही नहीं, ये तो फौजियों की बगावतें हैं अंदर, वो सिपाही हैं जिनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। भाई देखे ना आपके सामने हुआ कि जैसे ही अफगान जहाज जो है प्रोजेक्ट बंद हो रहा था तो उसामा बिन लादेन एंटी अमेरिका हो गया। हमने देखा ना, ये सारे जो हैं अब हमारे यहाँ पे उस वक्त एंटी अमेरिका हुए जब प्रोजेक्ट बंद हो रहा था। जब तक डॉलर आ रहे थे तो वो प्रोजेक्ट ठीक था, तो वो उनके लिए भी ठीक था, उनके लिए भी लादेन ठीक था और लादेन के लिए वो ठीक था। ये रही तो, लेकिन जैसे ही वो हुआ तो उसमें से जो है ये नहीं, तो ये तो हमारे सामने हुआ ना। तो ये जब प्रोजेक्ट बंद हुआ, अंपायर ने कुछ और करना था तो उन्होंने बगावतें की, फिर इन्होंने मारा उनको, जो 1857 का सारा सिलसिला है। अवाम का तो ताल्लुक ही नहीं है। अवाम तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है ना, अगर अवाम का थोड़ा बहुत नजर आएगा तो वो ये थोड़ी बहुत जो तहरीकें चली जलियांवाला बाग के बाद, वो तहरीकें हैं, लेकिन अदरवाइज तो अवाम का कोई चक्कर ही नहीं है। फैसले जो हैं वो अशराफ ही कर रहे थे यहाँ। लेकिन सर, जो रणजीत सिंह जितना काबिल और एक जहांदीदा हुक्मरान था, वो एटलीस्ट उसको ये तो पता था कि मैंने एक दिन मरना है, और ज़ाहिर है वो एक तबाही मौत पर है, वो एक अचानक मौत नहीं मरा। तो उसने अपनी सक्सेशन के लिए, अपने बाद हुक्मरानी के लिए किसी को तैयार नहीं किया था। उसने तैयार किया था, खड़क सिंह को भी तैयार किया था उसने मसला, और उनको भी मार दिया। आप देखिए, मतलब है कि रणजीत सिंह के बाद, और ये बात जो एक था अपना फॉरवर्ड पॉलिसी का बहुत माहिर था अंग्रेज़, जिसका मैंने इसमें हवाला भी दिया, उसने बाकायदा लिखा खत में कि जनाब इसके बाद जो है रणजीत सिंह तो मरने वाला है, इसके बाद भी लोग जो है ना वो मरते ही जाएंगे अभी। क्योंकि अंग्रेज़ों का देखें, उन्होंने बहुत सारे, आप इसमें पढ़ेंगे कि 1843 में जब शेर सिंह की हुकूमत थी, तो उस वक्त एक वक्त आया था कि जब जो खानजादे हैं, साहबजादे काबुल के, पख्तून, और कल्लात का जो था मेहराब खान, और तालपुर जो है, रुस्तम तालपुर जो था, ये सारे एक पेज पे आ गए थे। और सामल मल जो है, जो मुल्तान में था, उसने बाकायदा अरेंज करके, और ये सारे जो हैं ये इस बात पे तैयार हो गए थे कि हम अंग्रेज़ के खिलाफ मिलकर जंग करें और पंजाब की क़यादत में लड़ें। शेर सिंह की क़यादत में लड़ना थी वो लड़ाई। लेकिन उसके बाद सामल मल अचानक कत्ल हो गया। फिर उसके बाद वो जो सिंधा वाली हैं, उनके ज़रिए शेर सिंह और ध्यान सिंह को कत्ल कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता करके सबको मार दिया उन्होंने। तो इसलिए मतलब हमें बहुत अंदाज़ा है उसका कि उनकी ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह काम कर रही थी। और आप देखेंगे उनके पास एक एक बात की, जो मैं कहा कि रणजीत सिंह की एक एक चीज़ की खबर थी कि कौन तबीब है उसके पास, कौन मर रहा है उसके पास, मिलने आ रहा है, हर चीज़ की खबर रखते थे। तो रणजीत सिंह के पास भी थी, ये नहीं है रणजीत सिंह की, इसमें दरबार का रिकॉर्ड मैंने छापा है, उसके पास हर चीज़ की खबर थी। इस्फहान में क्या हो रहा है उसको ये भी पता था, काबुल में क्या हो रहा है ये भी पता था। तो मतलब है कि ये जाहिर है उस मानने में था, लेकिन थे वो एसेंशियली बादशाह, और उनकी लड़ाई एक ऐसी एम्पायर से थी जो एक नेशन स्टेट के में कन्वर्ट हो चुकी। अच्छा सर, ये जो इतनी बड़ी 49 साल की आलमोस्ट बादशाहत है, और आलमोस्ट ये 50 ईयर्स, यस 1799, ये तकरीबन थोड़ी सी ऊपर है जितनी के औरंगज़ेब ने और अकबर ने हुकूमत की। उन्होंने भी आलमोस्ट इतनी ही की है, बल्कि अकबर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एग्जैक्टली 49 ईयर्स है। अच्छा, इसकी लेगेसी क्या है कि आज पंजाब में, लाहौर में, कश्मीर में हम कहीं उसकी कुछ बाकियात देख सकते हैं आज के बच्चों को दिखाने के लिए? देखिए, हमें तो ये हुआ कि जो अंग्रेज़ों ने प्रोपेगेंडा किया था इसके खिलाफ, यानी अंग्रेज़ों के दौर में ख़ास तौर पर सिख मुस्लिम जो तज़ाद है उसके ऊपर बहुत काम हुआ। अच्छा, यानी उन्होंने सिखों और मुसलमानों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बहुत तेज़ किया। और पाकिस्तान के अंदर लोगों ने, जो पाकिस्तान बनाने के बाद मतलब हुक्मरान आए, उन्होंने उस ब्रिटिश लेगेसी को चलाया पहले दिन से। उनको ये सूट भी करता था
क्योंकि उनको ये लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान बना था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब वो ईस्ट पाकिस्तान में तो बंगाल था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब ही था, बाकी तो बहुत छोटे थे। आबादी में अगर आप 1951 का और 61 का सेंसस देख लें तो 61 में तो पंजाबी 67.3% पूरे इस किताब में दिया हुआ है पूरे वेस्ट पाकिस्तान में। तो अगर 67.3% है तो बाकी रह कितने जाते हैं? तो अब ये बात बहुत अहम है। 32-33%। जी। तो मतलब पंजाबी फिनोमेना था वेस्ट पाकिस्तान जो है। अब उस वेस्ट पाकिस्तान में इनको डर क्या था कि ये कहीं मतलब है कि उस लेगेसी की तरफ ना चले जाए। तो ब्रिटिश पीरियड में भी इस पे बहुत काम हुआ था। तो पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे वही काम हुआ एक्चुअली जो ब्रिटिश पॉलिसी थी कि एंटी सिख काम जो, और वो किया यहाँ पे। यानी शुरू में तो ये आप देखें कि आपको ये लगता था कि शायद पार्टीशन जो है वो सिखों ने ही कत्लेआम की है। देखिए कत्लेआम जो है, पहली बात तो ये वो उसमें सारे लोग मौजूद थे, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे हैं। लेकिन अगर किसी पे जिम्मेदारी डलती है तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे डलती है। एग्जैक्टली, दे वर रूलर्स। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे मतलब मैं इस किताब में मौजूद है कि किस तरह पार्टीशन के टाइम के ऊपर मुसलमान सिपाहियों से असला वापस ले लिया गया। वो मैंने दिया कि अब वो जो असला वापस लेने की बात फैज साहब ने की एडिटोरियल में, और उससे पहले हमने एक डीसी ऑफिस के थे हमारे परवेज़ मजीद साहब, उनके वालिद, उसका इसमें आप पढ़ेंगे कि उन्होंने गुरदासपुर में बताया ये कि डीसी ऑफिस में हुक्म आया। अच्छा सर, इसमें यहाँ पर दो सवाल बड़े अहम हैं कि रंजीत सिंह के बारे में जो भी प्रोपेगेंडा हुआ उसकी लेगेसी जो इस वक्त जिंदा है ना आम लोगों में, वो ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए थे और मीनारों का साथ मैंने इसमें दिया है। वो उसका ज़रा बताएं, उसका क्या है? इसमें काजी फ़कीरुल्लाह का इसमें हवाला है। काजी फ़कीरुल्लाह के बारे में बता भी दें। कौन? वो लाहौर के जो थे वो थे अपना जो काजी थे रंजीत सिंह के दौर में 1811 का वाक़या है वो। और उन्होंने ये किया था कि बादशाही मस्जिद जो है वो सिर्फ बादशाह के लिए, उसमें आम आदमी नहीं जा सकता था। तो उस साल ईद की नमाज उन्होंने कराई थी, लाहौर पूरे में मुनादी कराई गई थी, और मुनादी करा के उन्होंने कहा था कि जो बादशाही मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी इस बारी नमाज भी नहीं होगी। अच्छा। और वो नमाज उन्होंने करवाई, सारा लाहौर वहाँ पे जाकर। अब क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि रंजीत सिंह जो है वो तो ये काम कर रहा है, और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा अभी पीछे वो फ़कीर फैमिली ने वो जारी की है बड़े अरसे के बाद कि जिसमें वो मस्जिदों को पैसे दे रहा है और मंदिरों को भी दे रहा है, मस्जिदों को भी दे रहा है, गुरुद्वारों को। रंजीत सिंह वो उसकी पूरी लिस्ट उन्होंने शाया की फ़कीर खाने वालों ने। अब मसला ये है कि अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनका सारा प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा, वो तो इसको एंटी मुस्लिम डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो ये काम शुरू किए, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया वो पंजाब में नहीं किया, उन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द जो थानों के इलाके थे वहाँ पे किया। उन्होंने ये जो आपका सतलुज पार के इलाके थे जिसमें आप हरियाणा कहते हैं, वहाँ पे किया प्रोपेगेंडा, और सिखों में नहीं किया, मुसलमानों में ये प्रोपेगेंडा किया, ये एंटी मुस्लिम। अब वो प्रोपेगेंडा वहीं पे तक, यानी 1849 तक, 1849 तक वो प्रोपेगेंडा इन हमारे इलाकों में नहीं हुआ। तो हमारे इलाकों में रंजीत सिंह से के मुतल्लिक वो नफरत नहीं थी। नहीं, अभी हमारे इलाकों में जो नफरत पैदा हुई वो 1849 के बाद शुरू की इन्होंने, और इन्होंने मतलब पूरा प्रोपेगेंडा किया। सैयद लतीफ़, कन्हैया लाल, इस तरह के बहुत सारे अंग्रेज़ मुलाजिम थे जिनसे किताबें लिखवाई गई। एक थॉटन था, उसके किताब लिखवाई गई, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। और बाद में हमारे जो ख़ास तौर पे मजहबी जमातें हैं उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को, जो अंग्रेज़ का प्रोपेगेंडा है, उसको आज तक पैरा वो दे रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा वाक़या कोई कभी हुआ ही नहीं, ऐसा वाक़या है ही नहीं। उसकी जो दीवार थी वो दीवार भी बाउंड्री वॉल ही बाद में बनी है उसकी, बादशाही मस्जिद की। तो वो एक खुली जगह थी, तो वहाँ पे अगर कुछ है भी तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाउंड्री वॉल से आपकी मुराद है वो जो सहन की दीवार? जी, बाहर जो थी, बाहर जो बाउंड्री वॉल जहाँ गेट है। जी, बाउंड्री वॉल उसकी नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी वो मीनार गिरा दिए, तो वो मैंने इसमें दिया है कि 1827 में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला, 2 ज़ल्ज़ले बड़े आए हैं, एक 1839 में आया, एक 1827 में आया, और उनके नतीजे में एक का मरकज़ कांगड़ा था
और उनके नतीजे में लाहौर की बहुत सारी तारीखी इमारतें गिरी। इन्होंने वो भी रंजीत सिंह पे डाल दिया ओके। अंग्रेज़ों ने। वो थॉटन साहब ने ये काम किया। हालांकि जो इसके मीनार थे वो बाद में रिपेयर किए गए। और फिर ये कि वो जो जो तोपें, ये कहते हैं ना कि वो अपना जो है वो तोपें लेके आ गया था गुलाब सिंह, और उसकी क्योंकि अंदर लड़ाई हुई थी ना, तो वो तोपें वहाँ पे चला के किले पे, वो आप बादशाही मस्जिद की आप सीढ़ियाँ देख लें, ऊपर तोप जा ही नहीं सकती, वो इतनी पतली सीढ़ी है, उनके ऊपर चढ़ना जो है। अब मसला ये है कि ये पूरे प्रोपेगंडे हैं। बादशाही मस्जिद से आप कहना चाह रहे हैं कि मीनार के ऊपर तोप ले गए और फिर वहाँ से किले के अंदर फायरिंग। अच्छा, वो 2 मीनार उसके सामने हैं किले के, 2 तो पीछे हैं, तो वो जो पीछे से गिरा उसका क्या ताल्लुक है फिर? तो वो गिरे जलजले में थे, बहुत सारी इमारतों के गिरे थे। और दूसरी बात ये कि वो बादशाह था, हम तो ये नहीं कहते कि वो बादशाह नहीं था। रंजीत सिंह को जब भी हम बात करेंगे, या अब्दाली की बात करेंगे या किसी की भी बात करें, वो एसेंशियली बादशाह था। तो बादशाह जो है, और फिर ये है कि उसको जिस तरह इन्होंने बनाया एंटी, तो फ़कीर ख़ानदान तो आखिर तक उसके साथ रहा। मुसलमानों के कितने लोग थे, पठान, तलाई खान, जो हैं आपके दोस्त मोहम्मद खान और ये ज़ाहिर शाह, तलाई खान की औलाद है ये सारी। दोस्त मोहम्मद खान का भाई था वो तलाई खान, और वो तलाई खान हम सारा ज़िंदगी रंजीत सिंह के मरने के बाद भी लाहौर दरबार के साथ रहा। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान नहीं, पेशावर का हाकम था। अच्छा। मसला ये है कि रंजीत सिंह के दरबार में, और पेशावर जो है, पेशावर रंजीत सिंह के पास था। बात कर रहे हैं जब ये पंजाब का हिस्सा बन चुका। हाँ जी, वो बन गया। पेशावर तो 1826 में ही बन गया था। लेकिन उसके रंजीत सिंह के दौर में बना ना। हाँ जी, रंजीत सिंह के दौर में। मसला ये है कि ये जो इलाके रंजीत सिंह के अंडर थे, हमें तो उनका नक्शा नहीं पता, उनकी बारे मतलब कि हम बताते ही नहीं हैं उनको। मुझे याद है BA में था जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि पंजाब पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा 1849 में हुआ, क्योंकि ये हमारे कोर्स में एक लफ्ज़ नहीं रहते थे। इतना ये डरते हैं, इंडिया में भी, मैं इंडियन किताबों की भी बात कर सकता हूँ, इतना ये डरते हैं इसमें कि ये उसका नाम इनको पता है, जिस दिन उसका नाम आ गया ना, उस दिन उसकी लेगेसी पे भी बात होगी। एग्जैक्टली। तो उसका नाम ही ना दो, नाम ही ना दो उसका। तो ये इंडिया के अंदर भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। तो अब वो पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ सिखों ने जो है, मजहबी सिखों ने उसको ओन करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका मजहबी, उसने लाहौर दरबार रखा, क्यों रखा? कोई वजह थी ना। और फिर ये है कि मुसलमानों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर तीसरी बात यह है कि उसके दौर में कोई एक रिकॉर्ड नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख फसाद हुआ हो, हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ हो। कोई पॉलिसी तो होगी ना। अच्छा, वो जो एक और भी एक उसके बारे में बात की जाती है कि इसने काबुल में फोर्सेस भेजी थी अंग्रेज़ों के साथ। हम खैर इस पे एक बड़ी तवील वीडियो कर चुके हैं, लेकिन आपकी रिसर्च क्या है? देखिए, बात यह है कि अंग्रेज़ों ने पहला मुआहदा किया रंजीत सिंह ने 1809। उसमें भी मैकटाफ ने ये कहा कि, मैं इसमें दिया है उसका हवाला, मैकटाफ ने ये कहा कि हमें काबुल जाने का रास्ता दो। रंजीत सिंह को कहा कि मैं रास्ता दो, नहीं दिया उसने। 1826 में दोबारा मांगा उन्होंने, इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर शाह शुजा से पहले तीसरी बारी मांगा। शाह शुजा, जब शाह शुजा को इंस्टॉल करना था वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, उस वक्त उन्होंने रंजीत सिंह को कहा और कि हम एक यहाँ से जाते हैं फ़ौज लेके, क्योंकि यहाँ से फ़ौज नहीं जाएगी। तो तीनों बारी उसने इनकार किया, और उसने ये कहा कि अगर ये एक दफ़ा यहाँ से फ़ौज चली गई तो फिर हमारी सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसमें नेशन स्टेट को समझने की एबिलिटी थी, जो उस दौर के अंदर ना इनके पास थी, दोस्त मोहम्मद खां में थी, ना तालपुरों में थी, लेकिन रंजीत सिंह में एक नेशन स्टेट बनाने की एबिलिटी थी। तो अब वो उसने इनकार किया। उसके बाद जब फ़ौज सिंध बन रही थी, अब फ़ौज सिंध के अंदर कल्लात वाले भी बंदे दे रहे हैं, जो सिंध वाले हैं तालपुर, वो भी बंदे दे रहे हैं, और मतलब है कि जब वो बलोच भी दे रहे हैं, सिंधी भी दे रहे हैं, रंजीत सिंह ने तो नहीं दिए बंदे। ये वो फौज है जिसने अफगानिस्तान जाना है और अंग्रेज़ों की क़यादत। अंग्रेज़ों, अब वो जो एग्रीमेंट है, इसको ट्राई पार्टीड एग्रीमेंट कहते हैं, शुजा और रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के दरमियान। उसमें शुजा ने पहले कहा कि हमारा शिकारपुर भी हमारा इलाका है, क्योंकि शिकारपुर पर इनका कब्ज़ा था एक ज़माने में पठानों का, अफगानों का। अफगान है, पठान नहीं है, अफगानों का कब्ज़ा था।
इसी तरह उनका जो है कब्ज़ा मुल्तान पे भी था एक ज़माने में, आपको पता ही है। इसी तरह उनका कब्ज़ा जो है उनके हमारे इलाकों में जहाँ जहाँ अफगानों के कब्ज़े थे वो रंजीत सिंह ने ख़त्म कर दिए। और शिकारपुर में तो खैर सिंधियों के पास दोबारा आ गया था, वहाँ भी अजीम खान फारग हो गया था 1832 में। अब जब मतलब है कि उनको सबसे बड़ा मसला ये था कि ये तो सारे इलाके हमारे ले गए, तो शाह शुजा ने कहा ये इलाके हम दोबारा लेंगे। तो रंजीत सिंह ने उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में लिखवाया और वो मौजूद है, इसमें एग्रीमेंट दिया हुआ है मैंने, इसीलिए दिया है वो जो 100 सफ़े हम कहते हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं कि देख लो आप कि अब उसमें पेशावर, ये सारा आपका फाटा, ये सारे जो इलाके हैं ये सारे रंजीत सिंह लाहौर दरबार का हिस्सा है, बाजोड़ वगैरह सब लिखा हुआ है उसमें। इन इलाकों पे काबल के हुक्मरानों की सॉवरेनिटी ख़त्म कर दी गई और ये शाह शुजा ने दस्तखत की। और जब उसके बाद शाह शुजा के कत्ल के बाद उसको दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा इंस्टॉल किया गया। दोस्त मोहम्मद खान उस वक्त पटियाला में था, उधर अपना लुधियाना में रखा हुआ था, और वो भी पंजाब की मर्जी के साथ लुधियाना गया था। उस दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा से कहते हैं ना टाकी मार के दोबारा काट लो तो वो निकाला गया और इंस्टॉल किया गया। लाहौर में उसका रिसेप्शन दिया गया, उसकी मैंने तस्वीर दी है। अच्छा। एक फ्रेंच ने जो है ना उसकी पूरी पेंटिंग बनाई थी। अब वो मतलब है कि दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा इंस्टॉल किया गया वहाँ पे, और उसने भी जाके जो शुजा का एग्रीमेंट है उसको मानना। अच्छा, पेशावर पे आने की कोशिश नहीं की। अब मतलब ये आपको ये बताता है बात कि एक्चुअली जो एग्रीमेंट हुआ था ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट वो आज तक चल रहा है, बुनियादी तौर पे वो आज तक चल रहा है। अफगानिस्तान की अब अफगानिस्तान का मसला क्या है कि अब वो कहते हैं कि वो आपके बादशाहों ने साइन किए हैं ना, अब ड्यूरेंट लाइन पे उनके सारे बादशाहों ने साइन किए, जाहिर शाह तक साइन करते रहे। अब जब आप साइन करते रहे हैं, अब्दुर्रहमान ने तो साइन किए थे, बनाई थी ड्यूरेंट लाइन, तो जब आप सारे मानते रहे आपको एकदम क्या हो गया? क्योंकि ये असल में उन्होंने नैरेटिव ये बनाया हुआ है कि शुजा से पहले वाला अफगानिस्तान, अब शुजा से पहले वाला अगर आपको अफगानिस्तान चाहिए तो फिर जहाँ पे अगर पंजाब की हुकूमत होगी तो हम कहेंगे वहाँ पे मुगलों के सारे दौर में काबुल जो है वो उनका सूबा था, औरंगजेब के दौर में, औरंगजेब के अकबर के दौर में। काबुल तो कभी भी कहीं और नहीं रहा, काबुल हमेशा मुगलों के पास रहा। कंधार कभी उधर हो जाता था, खुरासान में कभी इधर हो जाता था। तो फिर हम ये कहें कि मतलब है कि हमें उस मानने का कुछ देर पर्शियन का पार्ट भी रहा है, बहुत थोड़ी देर से के लिए, वो खुरासान वही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आज की नस्ल जो है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, उस पंजाब में भी, इस पंजाब में भी, ये अगर रंजीत सिंह को उस तरह से हिस्टोरिकली, नॉट कि आप कोई जोग्राफिया रिवाइव करें, लेकिन हिस्टोरिकली अपने लीडर के तौर पर, इस जोग्राफियाई लीडर के तौर पर उसको दोबारा पढ़ाना शुरू करते हैं, उसकी लेगेसी की तरफ आते हैं कि यार हमें उसको भुलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री तो है ना, तो आप बेशक उस स्टेट को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए ना जाएं, जो कि कोई वाइज बात भी नहीं है, और ना कभी हिस्ट्री में इस तरह से चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन उसको अगर करने, उसके ऊपर बात की जाने लगेगी तो आपका क्या ख्याल है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस तरह खौफ इससे? देखिए वो बात कैसी होगी, मतलब बात अगर आप उसको सिख हुक्मरान कहते हैं, जो नेहरू ने भी लिखा अपनी उसमें तलाशे हिंद में, तो फिर वो मिसलीडिंग है, वो मिसलीडिंग है क्योंकि वो सिख हुक्मरान नहीं है। नहीं, सिख नहीं, हम तो कहेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको उसको लिखना क्या है, ये बात बहुत अहम है। बात यह है कि अगर आप रंजीत सिंह को ओन करते हैं तो उसको एक ऐसे बंदे के तौर पे ओन करें कि जिसमें एक नेशन स्टेट बनाने की सलाहियत थी, जिसने 15 दफ्तर बनाए, 15 डिपार्टमेंट, जिसमें मैं आपको बताया कि उसमें जो सरिश्ता तालीम है, ग्रांट एंड एड भी था उसमें, इस तरह मतलब है कि रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी था अलग। तो अब वो 15 डिपार्टमेंट्स बना के उसने एक नेशन स्टेट बनाने की तरफ गया। एक तनख्वाहदार फौज बनाई, यानी उसको बाकायदा तनख्वाह मिलती थी फौज को। उससे पहले तो 18,000 12,000 ही होते थे, लेकिन उसने तनख्वाहदार बनाई। तो उसने ये उसकी क्वालिटी है, उसकी ये क्वालिटी है कि उसने 18, आपने कह दिया रवारवी में 18,000 12,000, लोगों को समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए ना, वो अंग्रेज मुगलों के दौर में ये होता था कि वो बादशाह फौज नहीं रखता था, बल्कि जहाँ पे उनको चाहिए होता था कि किसी ने 18,000 बंदे देने हैं फौज के लिए, इसने 12,000 देने हैं, फिर वो उन 18,000 बंदों पे मतलब फ़र्ज़ करें उसके पास जंग में बैठा है वो, और 18,000 ही है उसके पास, तो उसने 18,000 बंदे देने हैं जंग में, लेकिन वो इलाके का मालिया जो है
वो 1% उसने लेनी है ज़्यादा, और कुछ ऊपर दिल्ली में भेजना है। ओके, अच्छा अब बताएं, इसने पहली दफ़ा 18,000 12,000 से निकल कर एक स्टेट की तनख्वाहदार फौज बनाई, इन्होंने बनाया। यानी कि नेशन स्टेट की तरफ इस खित्ते का सफ़र जारी था। ये वो आप अगर मराठों को देखें उनमें भी जारी था, ये सिर्फ इसमें नहीं है। हाँ। आप अगर थोड़ा सा देखें तो उसमें आपको काबुल के अंदर भी नज़र आएगा। मसला ये है कि जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने उस नेशन स्टेट का अमल रोक दिया, और जब रोक दिया तो उसके बाद खुद एक नेशन स्टेट बनाई, और जो खुद नेशन स्टेट बनाई वो उसको मैंने लिखा है इसमें, वो कानी नेशन स्टेट थी। कानी इसलिए थी कि उन्होंने नेशन स्टेट का जो बुनियादी प्रॉमिस है वो तो ये है कि आप सिटीजन के ऊपर उसको, हर बंदा सिटीजन है और उस सिटीजन को आप मानेंगे। तो उन्होंने तो सिटीजन कहा ही नहीं उसे, उन्होंने उसे वो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट होता है रियाया, हाँ वो तो बादशाह रैयत, तो वो बादशाहत है। तो इसलिए ये जो कॉलोनाइजेशन है ये कानी नेशन स्टेट थी। इसीलिए आप देख लें आज हमारे यहाँ पे लोगों को आज भी इस रियासत पे एतबार। आप कानी किन मानों में कह रहे हैं? कानी इसलिए कि जब आप आवाम को ही नहीं मान रहे। नहीं, आप कानी वो कह रहे हैं हाफ ना कानी, अच्छा वो पंजाबी वाला। हाँ जी, वो काना जिड़ा होता है। तो उसमें आप एक्चुअली कर रहे हैं कि वन नाइट, हाँ जी, यानी वो निकम्मी है ना, वो जब आवाम को नहीं मान रहे। तो आप देखें आपकी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की जो रियासतें हैं आज भी अगर वो एंटी अवाम बात करती हैं तो उसके पीछे वो लेगेसी है। अब वो लेगेसी अंदर मौजूद है इनके कि आपने अवाम को नहीं मानना। तो अब पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, इन्होंने लोगों को जो है वो दे दिए, एडल्ट फ्रेंचाइज भी दे दिया, लेकिन लॉज वही हैं, लॉज वही हैं जो कानी नेशन स्टेट के हैं। और आप देखें आज भी यहाँ पे कोई बंदा पॉपुलर होता है, भुट्टो पॉपुलर हुआ तो उन्होंने कहा भुट्टो बादशाह। क्यों? ये इसलिए कि लोगों को इस रियासत पे एतबार नहीं है। ये जो रियासत अंग्रेज़ों ने कंस्ट्रक्ट की है ना, ये इस पे एतबार नहीं है। लेकिन आज आपने इस नेशन स्टेट को प्रो पीपल कैसे बनाना है, ये असल लड़ाई है। हाँ, ये लड़ाई है। बहुत अच्छा, हमारी हो, इंडिया की हो, बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की हो, आज उसको प्रो पीपल आज बना दें तो ये कानी नेशन स्टेट से बिल्कुल ठीक नेशन स्टेट बन जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैंने जानबूझ के इस टॉपिक को सिर्फ एक पॉइंट पर रखा है रंजीत सिंह के, वरना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाना था अगर तमाम आपके जो इस पर टॉपिक्स हैं उन पर बात की जाती। दोबारा आपसे इस किताब के और चैप्टर्स पर भी बात करेंगे और टॉपिक पर भी होपफुली आप दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये किताब आप लें, ये आपको मिलेगी रीडिंग से या फिर सांझ से भी आप ले सकते हैं, ज़रूर पढ़ें। शानदार किताब है और बड़ा हौसला है आमिर रियाज साहब का, उन्होंने इसको पंजाबी में छापा है। किताब तरंजन से भी मिलेगी, ये आपको तरंजन से, साइंस से तो पता नहीं मिलती है कि नहीं, लेकिन तरंजन से ज़रूर मिलती है। अच्छा, तरंजन से मिलेगी, अलका से मिलेगी रीडिंग से लाहौर में। अच्छा, उसके बाद ये है कि आम तौर पर लोग यहाँ पर इंग्लिश में बुक लिखते हैं ताकि बाहर बेच सकें और कुछ पैसे कमा सकें और एलीट भी उसको पढ़ सकें, या फिर उर्दू में लिखी जाती है ताकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग उसको पढ़ सकें, पंडित पढ़ सकें। हाँ, नहीं देखें हम जैसे भी शूदर ना पढ़ सके। उर्दू हम भी पढ़ते हैं सर, आप हमें पंडितों में तो शुमार ना करें। तो इन्होंने लिखी पंजाबी में। अब ज़ाहिर है इसकी ऑडियंस कम होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो और मिलियंस में हो। कुछ इसको पढ़ें, कुछ हमारे पॉडकास्ट से और वीडियो से इसको समझें। तो देखते रहें दोस्तों, हम आमिर रियाज साहब को दोबारा कॉल करेंगे। शुक्रिया। देखो, सुनो, जानो।